हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट युवराज सिंह। देखिए, हम लोग पिछले लेक्चर में पोजीशन पढ़ रहे थे, कब्जा पढ़ रहे थे। कब्जे के बारे में हम लोगों ने कुछ समझा था। आइए पहले उस पर थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे। पहले मैंने क्या पढ़ा था, कब्जे के बारे में समान बातें पढ़ी थी। पहला नंबर क्या आता है कि कब्जे की परिभाषा पढ़ी थी, कि कब्जे की परिभाषा किस जूरिस ने क्या क्या बताया है, इसके बारे में जाना था। दूसरे नंबर पे मैंने पढ़ा था कि कब्जे के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, ये शैवनी के अनुसार बताए गए। शैवनी के अनुसार क्या क्या बताए गए थे, एक कॉर्पस बताया गया था, एक एनिमस बताया गया था, इसके बारे में समझा था। तीसरे नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा था कब्जे का प्रकार। कब्जे के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार से होते हैं। कब्जे 6 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है, एक तथ्यता कब्जा होता है, एक विद्यता कब्जा होता है, और तीसरा होता है मूर्त कब्जा, चौथा होता है अमूर्त कब्जा, पांचवा होता है तात्कालिक कब्जा, छठवां होता है मध्यवर्ती कब्जा। इसके बारे में समझा था हम लोगों ने। आज हम लोग समझते हैं कब्जे का अर्जन। चौथे नंबर पे हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़े थे पिछले लेक्चर में। वो पहला लेक्चर था, ये उसी का आज दूसरा लेक्चर है। आज पोजीशन पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चौथा पॉइंट है। इसमें कहा गया कब्जे का अर्जन, यानी कब्जे का अर्जन हम कैसे करेंगे, कब्जे का अर्जित कैसे लेंगे, इसके बारे में देखिए। कब्जे का अर्जन यानी कब्जे का अर्जन कैसे करेंगे, हम कैसे लेंगे। ग्रहण द्वारा, परिधान द्वारा और विधि के परिवर्तन द्वारा, ये 3 द्वारा कब्जे का हम लोग अर्जन कर सकते हैं। एक ग्रहण द्वारा, परिधान द्वारा और विधि के परिवर्तन द्वारा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाय टेकिंग लॉ, और इसको परिधान को इंग्लिश में बोलते हैं बाय डिलीवरी, और विधि के परिवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये 3 के द्वारा हम लोग कब्जे का अर्जन करते हैं। ये आता है कब्जे का अर्जन किनके द्वारा किया जाता है, ये लिख के आता है एमसीक्यू। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो 3 के द्वारा किया जाता है, ये हम लोगों ने समझा। अब ये आता है कि ग्रहण द्वारा के बारे में हम लोग एक एक पॉइंट अच्छे से समझते हैं कि आखिर ग्रहण के द्वारा कब्जे का अर्जन कैसे हम लोग करेंगे। देखिए, ग्रहण द्वारा, ये ध्यान रखिए, बिना सहमति के होता है, यानी सहमति के बिना होता है। इसमें कंसर्न लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है ग्रहण द्वारा में। इसमें क्या होता है, इसके भी 2 पॉइंट आते हैं। एक होता है स्वामीहीन संपत्ति और दूसरा होता है स्वामी की अनुमति के बिना लेना। इसमें 2 पॉइंट आते हैं। आखिर दोनों को ये हम समझेंगे, जो दोनों होते हैं ये सहमति के बिना होते हैं। इसमें सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होती, या स्वामीहीन संपत्ति या स्वामी की अनुमति के बिना लेना, ये भी दोनों की बिना सहमति के होता है। अब बात ये आती कि स्वामीहीन संपत्ति ये क्या होती है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रेस न्यूलेस। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिखने में आ जाता है। जूरिस्प्रूडेंस ही नहीं, अभी तो कोई भी लॉ, कोई भी विधि हो, उसमें भी लिखने के लिए आ जाएगा कि आप रेस न्यूलिस क्या समझते, लेस न्यूलिस क्या होता है, इसके बारे में आप हमको बताइए। ये आ जाता है लिख के। तो रेस न्यूलिस क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। ऐसी संपत्ति जिसका कोई स्वामी ही नहीं है, जिसका कोई वस्तु ही नहीं है, जिस वस्तु का कोई स्वामी नहीं है, ना उस वस्तु का कोई संपत्ति का कोई मालिक है, तो ऐसी संपत्ति को हम कहते हैं स्वामीहीन संपत्ति कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे समझिए, जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं तो रोड पे क्या होता है कि कोई डॉगी या कोई डॉग वो रोड पे टहलते हैं। तो जो रोड पे टहलते हैं तो उनका ना तो कोई स्वामी होता है, ना तो उनका कोई किसी पे कब्जा होता है, वो स्वामीहीन होते हैं। यानी उसको हम उसमें सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होती, वो चीज़ हम अपने आप में अर्जित कर सकते, ले सकते हैं। जैसे
डॉगी हो गया, इसको हम समझ लिया हमने। अब इसमें एक एग्जांपल और आता है, जैसे हम लोग चिड़िया क्या होती है, उस चिड़िया का भी कोई स्वामी नहीं होता है, उसको भी हम लोग ले सकते हैं, उसको हम लोग भी अपने पास रख सकते हैं, उसका भी कोई स्वामी नहीं होता है। जैसे पैरट, तोता को भी हम लोग पाल सकते हैं, रख सकते हैं, क्योंकि उसका भी कोई स्वामी नहीं होता है। तो ये क्या है कि स्वामीहीन संपत्ति होती है, ऐसी संपत्ति जिसका कोई मालिक यानी स्वामी ही नहीं हो, वो स्वामीहीन संपत्ति कहलाती है। रेस न्यूलेस कहते हैं उसको, इसको याद करिएगा, रेस न्यूलेस कहते हैं उसको, स्वामीहीन संपत्ति को। अब ये आती कि स्वामी की अनुमति के बिना लेना, इसमें दो तरीके से होता है। इसमें क्या होता है कि स्वामी की संपत्ति बिना अनुमति के लेना, यानी इसमें स्वामी की अनुमति नहीं ली जाती है, इसमें भी नहीं ली जाती है, सहमति के बिना, क्योंकि ये संपत्ति ऐसी होती है कि इसमें दो तरीके से हम ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, पहले तो एक गलत तरीके से ग्रहण कर सकते हैं और फिर एक सही तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। अब बात यह आती है गलत तरीके से कैसे ग्रहण करेंगे। जैसे ये मेरा मार्कर है, अगर ये मार्कर मेरा है और आप छीन के भाग जाएं तो आप क्या करते हैं? आप चोरी करते हैं। तो ये कैसा है? ये गलत तरीके से है, ये गलत तरीके से आपने मेरी सहमति के बिना आप मारकर लेके चले गए, तो ये गलत तरीके से हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट ये आता है कि जैसे आपका एक होटल है और आपके होटल में हम जाते हैं, उसमें हमें आवश्यकता पड़ जाती है, रात हो जाती काफ़ी, तो आपके होटल में हम रुक जाते हैं, यानी बुक कर लेते हैं। अब वहाँ पे हम सुबह वहाँ से निकलते हैं, तो वहाँ से जब हम सुबह निकलते हैं तो आप पेमेंट बिल बना के देते हैं, पर्चा बना के देते हैं कि आपका इतना इतना बिल हो गया सर। अब मैं पर्स देखता हूँ, मेरे जेब में पर्स नहीं मिलती है, मेरे पास पैसे नहीं होते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप कहते हैं, मैं आपसे बोलता हूँ मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप क्या बोलते हैं कि सर अपना आप जो लगेज, जो सामान है वो आप रख दीजिए और इसके बाद आप पैसा लेकर इसके बाद अपना लगेज या सामान उठा ले जाइए आके। तो ये कैसी सहमति हो गई? इसमें ये सही तरीका हो गया। भाई आप उसके रूम, उसके होटल पे रात भर खूब लेटे रहे, एसी वेसी की हवा खाई, अच्छे से सोया, तो ये क्या हुआ? ये अच्छे तरीके से हो गया, मतलब ये सही तरीके से ग्रहण होगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, दोनों में बताया गया है कि सहमति के बिना, इसमें भी सहमति के बिना होगा और इसमें भी सहमति के बिना होगा। हमने क्या समझा? स्वामीहीन संपत्ति। क्या स्वामीहीन संपत्ति? ऐसी संपत्ति जिसका कोई स्वामित्व ही नहीं होता है, वो स्वामीहीन संपत्ति होती है। स्वामी की अनुमति के बिना, इसमें दो तरीके से हमने समझा कि एक तो गलत तरीके से आप मेरा मार्कर लेके भाग जाए, और ये तो चोरी हो गया, तो ये गलत तरीके से, यानी आपके पास ग्रहण आपने कर लिया, तो ये गलत तरीके से हो गया। सही तरीके से मैंने क्या समझा? हम आपके होटल में रुकते हैं, होटल में रुक के रात भर सोए, एसी वेसी की हवा ली, और फिर आपको बिल ना दे पाए तो आपने मेरा सामान वहाँ रखा लिया, लगेज कह दिया कि आप पैसा ले आइए तब दे दीजिए, तो ये सही तरीका हो गया। तो ये हमने क्या समझा? ग्रहण द्वारा, सहमति के बिना, ये हमने समझ लिया। अब दूसरा आता है परिधान द्वारा। परिधान द्वारा को इंग्लिश में बोलते हैं एक्चुअल, ये बाय डिलीवरी बोलते हैं इंग्लिश में इसको, और इसमें परिधान द्वारा दो तरीके से हम कर सकते हैं, इसको भी दो तरीके से समझते हैं। एक होता है वास्तविक परिधान और एक होता है आणविक परिधान। वास्तविक परिधान क्या होता है? इसको बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी, जो हम लोग स्वयं, जैसे आप कहीं बुक लेने जाते हैं जूरिस्प्रूडेंस की, तो आप एक्चुअल मांगते हैं, वो वास्तविक परिधान देते हैं, स्वयं दे देता है वो, तो वो क्या होता है? वो वास्तविक परिधान होता है। जैसे पुस्तक लेना या धन देना या कुछ भी देख लीजिए, वो वास्तविक परिधान होता है। आणविक परिधान क्या होता है? आणविक परिधान को
कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलते हैं। ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी आणविक परिधान क्या होता है, जैसे ये मेरी वॉच है, अगर इस वॉच को आप मैकेनिक हैं, आपके यहाँ हम अपनी वॉच सुधारने के लिए आपके यहाँ दे देते हैं कि भैया मेरी वॉच ये ख़राब हो गई है, आप सही कर दीजिए। तो जब आपके यहाँ हम देते हैं तो ये कैसा है, ये एक आणविक परिधान है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है, आपके यहाँ मैंने रख दिया। अब इसी को, ये तात्कालिक कब्जा किसके ऊपर हुआ, आपके पास हुआ। हमने तात्कालिक कब्जा पढ़ा था। तात्कालिक कब्जा क्या होता है कि जिस वस्तु, जिस व्यक्ति के अंतर्गत जो वस्तु उसके पास होती है वो उस व्यक्ति का ही तात्कालिक वस्तु कब्जा माना जाता है। इसके बारे में समझा था पिछले लेक्चर में। तो ये क्या हुआ, तात्कालिक कब्जा किसके ऊपर है, आपके ऊपर है। हमने वॉच आपको दे दी, इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलते हैं। अब ये तात्कालिक कब्जे के साथ हमने अपना मध्यवर्ती कब्जा आप ही को ट्रांसफ़र कर दिया। हमने आपको वॉच दे दिया कि भैया मेरी वॉच ये ख़राब हो गई है, ये मेरी वॉच सही कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, तात्कालिक कब्जा आपको दे दिया, आपने लेकर उसको सही किया। अब इसके बाद मध्यवर्ती कब्जा मेरे पास आया, मध्यवर्ती कब्जा मेरे पास आया। अब मैंने क्या किया, मध्यवर्ती कब्जा को भी हमने आपको ट्रांसफ़र कर दिया, मध्यवर्ती कब्जा को भी हमने आपके पास ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये क्या होता है, मध्यवर्ती कब्जे के अंतरण द्वारा, यानी मैंने भी आपको वो ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसी को बोलते हैं ट्रेडेशियो ब्राह्मणी मेनू बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, ट्रेडेशियो ब्राह्मणी मेनू बोलते हैं। तो ये होता है कि आणविक परिधान के साथ हमने मध्यवर्ती कब्जा भी आपको ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये क्या होता है, ट्रेडेशियो ब्राह्मणीय मेनू बोलते हैं इसको। अब आता है विधि के परिवर्तन द्वारा, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ये क्या होता है कि मृत्यु के बाद संपत्ति वारिसों या उत्तराधिकारियों में अंतरित के द्वारा होता है। इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब होता है। इसका जैसे मतलब होता है कि ये जैसे ये ए है और ये एक बी है, इनकी एक संपत्ति है, एक कोई प्रॉपर्टी है। अब इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, ए की मृत्यु हो जाती है। इनके वारिस, जो वारिस होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं बी। इनके वारिस जो होते हैं वो बी होते हैं। अब क्या है कि इनकी जब मृत्यु हो गई तो इनके जो उत्तराधिकार या वारिस, उत्तराधिकार या वारिस कौन हुए, ये बी हुए। तो इनकी संपत्ति, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो अब किसको ट्रांसफर हो जाएगी, पी को हो जाएगी। यानी इसी को बोला गया है कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, विधि के परिवर्तन द्वारा, विधि के परिवर्तन द्वारा इनको ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये तीन तरीके से हमने समझा, कब्जे का अर्जन, एक ग्रहण द्वारा, एक परिधान, दूसरा परिधान द्वारा, तीसरा विधि के परिवर्तन द्वारा। इनको भी हमने अच्छे से समझ लिया। स्वामीहीन संपत्ति और स्वामी की अनुमति के बिना लेना, इसको भी समझ लिया। वास्तविक और आणविक संपत्ति को भी हमने समझ लिया। इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझ लिया। अब ये आता है कि समान नियम, 5वें नंबर में क्या आता है, समान नियम। चौथे नंबर में हमने समझा था कब्जे का अर्जन, 5वें नंबर में आता है समान नियम। समान नियम क्या होते हैं, नंबर 1, यदि कोई वस्तु भूमि के नीचे या भूमि से संलग्न है तो कब्जा भूमि पर कब्जा रखने वाले का होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यदि कोई संपत्ति, यदि कोई किसी व्यक्ति की संपत्ति है और उस संपत्ति को कोई कब्जा है उस व्यक्ति के
उस व्यक्ति के भूमि पर कब्जा रखने वाले का होगा। कोई वस्तु है और वस्तु के नीचे कोई भूमि संलग्न है तो कब्जा भूमि पर रखने वाले व्यक्ति का होगा। जैसे इसको हम ऐसे समझते हैं, इस केस के माध्यम से समझते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। केस है एल्विस वर्सेस विक गैस कंपनी का केस आया था। इस केस में क्या हुआ था कि भूमि में छिपी नौका भूमि पर कब्जा रखने वाले का कब्जा होगा। अर्थात एक कोई संपत्ति है और संपत्ति मान लीजिए जैसे तालाब, उस तालाब पे क्या होता है कि किसी व्यक्ति की वो संपत्ति है। उस तालाब पर क्या होता है कि कोई चीज़ उस तालाब के नीचे प्राप्त होती है, जैसे नौका प्राप्त हुई, उसको खोदा गया, उसके नीचे नौका प्राप्त हुई, तो उस संपत्ति का मालिक कौन होगा? उसमें कब्जा किसका होगा? उसमें कब्जा उस व्यक्ति का होगा जिस व्यक्ति का वो जो संपत्ति जिस व्यक्ति के जिसमें कब्जा है उस व्यक्ति का ये स्वामित्व होगा, उस व्यक्ति का कब्जा माना गया है। यही चीज कह रहा है एल्विस वर्सेस विक गैस कंपनी लिमिटेड। भूमि में छिपी नौका भूमि पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति का होगा, ये बता रहा है। दूसरा इसमें आता है, इसमें भी यही चीज है कि ब्रिजेश वर्सेस हॉकपॉक्स ये केस आया था। इसमें केस में क्या हुआ है, इसके केस फाइंडर कीपर्स के नाम से जाना जाता है। ये केस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब्जे से संबंधित जो केस होता है ब्रिजेश वर्सेस हॉकफोर्ड फाइंडर कीपर्स, इसमें कहा गया था कि दुकान की फर्श पर नोटों की गड्डी पर पाने वाले का कब्जा सार्वजनिक स्थल माना जाता है। जैसे मान लीजिए कोई दुकान, क्या है, दुकान एक सार्वजनिक स्थल है। अगर दुकान में किसी व्यक्ति को कोई नोटों की गड्डी मिलती है तो वो क्या माननीय न्यायालय के द्वारा कहा गया कि अगर जो व्यक्ति को नोटों की गड्डी मिली है तो उसमें कब्जा एक सार्वजनिक स्थल माना गया है। यानी जिस व्यक्ति को नोटों की गड्डी मिली है वो व्यक्ति उसी का कब्जा माना गया है, नोटों की गड्डी इसको मिली है। इसमें यह बोला गया था ब्रिजेश वर्सेस हॉकस्पॉट्स में बोला गया था। इसको फाइंडर कीपर्स के भी नाम से जानते हैं इस केस को, इसको फाइंडर कीपर्स के भी नाम से जानते हैं इसको। और यही एक चीज आया था आर वर्सेस नूर। आर वर्सेस नूर में क्या हुआ था, इसमें फर्श पर नोटों की गड्डी पर पाने वाले व्यक्ति का कब्जा माना गया था सार्वजनिक स्थल पर। यही इसमें क्या हुआ था, पुस्तक, एक सार्वजनिक स्थल पर एक व्यक्ति को पुस्तक मिल गई तो उसमें यह कहा गया कि इसमें प्रश्न ये आया कि आखिर कब्जा किसका माना गया है। तो कब्जा उसका माना गया है जिस व्यक्ति को वो पुस्तक मिली है, इसको सार्वजनिक स्थल पर प्राप्त हुई है। ये हो गया। यदि व्यक्तिगत परिसर है तो उस व्यक्ति परिसर पर कब्जा रखने वाले का कब्जा होगा। यानी कोई व्यक्तिगत परिसर है, जैसे मान ले किसी की कोई अंदर घर है या कोई हॉल है या कोई उसका घर है, कोई रूम है, उसके अंदर किसी व्यक्ति को कोई वस्तु मिलती है तो जो व्यक्तिगत संपत्ति का जो मालिक है, जो कब्जा है, उसी व्यक्ति का कब्जा माना गया है। ये बता रहा है यदि व्यक्तिगत परिसर है तो उस व्यक्तिगत परिसर पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति का कब्जा होगा, ये चीज कह रहा है। साउथ स्टेफोर्ड शेयर वॉक्स वर्सेस सार्मन ये केस आया था। इसमें बोला गया था कि तालाब की सफाई में अंगूठी तालाब वाले का कब्जा होगा। यानी कोई व्यक्ति अगर तालाब साफ कर रहा है और सार्वजनिक स्थल है, उसमें सार्वजनिक स्थल पे अगर कोई व्यक्ति तालाब साफ कर रहा है और जिस व्यक्ति को वो अंगूठी या कोई चीज़ वहाँ बरामद हो जाती है तो वो कब्जा किसका माना जाएगा, वो कब्जा उस व्यक्ति का माना जाएगा जो व्यक्ति तालाब साफ सफाई कर रहा है, उस व्यक्ति का माना जाएगा। इसमें यह कहा गया था साउथ स्टेफोर्ड शेयर वॉक्स वर्सेस सार्मन वाले केस में कहा गया था। छठवां पॉइंट आता है केस लॉस। केस लॉस क्या है, हन्ना वर्सेस पील। हन्ना वर्सेस पील में
सैनिक द्वारा अंगूठी पाना मकान मालिक का कभी भी कब्जा ना होने के कारण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे कोई व्यक्ति है, एक कोई मकान खरीद लेता है, मकान खरीद कर उसमें कभी भी वो कब्जा नहीं करता है। वो क्या करता है, मकान खरीद कर एक व्यक्ति, कोई सैनिक होता है, उसको कब्जा दे देता है, उसको मतलब उस व्यक्ति को किराए पर रख लेता है। अब वो व्यक्ति जो सैनिक होता है वो साफ सफाई करता है, साफ सफाई में उसको क्या होता है, एक अंगूठी, मकान में कोई अंगूठी मिलती है। तो जब वो अंगूठी मिलती है तो प्रश्न ये उठता है कि इसमें कब्जा किसका माना जाएगा? तो कब्जा उस व्यक्ति का माना जाएगा जिसने वो सफाई, क्योंकि उसने कभी कब्जा नहीं प्राप्त किया था मकान मालिक ने, वो सैनिक का कब्जा माना जाएगा। इसलिए माना जाएगा क्योंकि सैनिक ने कब्जा प्राप्त किया था, प्राप्त करके उसमें साफ सफाई करके उसको प्राप्त हुई थी, तो ये सैनिक का माना गया था। आलमोरी वर्सेस डेलावेरी, इस केस को हम लोगों ने पहले भी समझा था, फर्स्ट लेक्चर में समझा था। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, यानी कब्जा से संबंधित अगर कोई केस है तो सबसे बढ़िया केस आलमोरी वर्सेस डेलावेरी है। ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंतर्गत जो सेक्शन 110 है उसमें भी ये केस आएंगे, उसमें भी कब्जे से संबंधित केस ये बताए गए, वहाँ भी आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसमें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें हम लोग इसको ऐसे समझ लेते हैं। दूसरा आता है मेरी वर्सेस ग्रीन। मेरी वर्सेस ग्रीन का मतलब इस केस में क्या हुआ था कि मेज बेची गई, ना कि दराज में कोई भी छिपा धन। मतलब इसका मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर कोई मेज या टेबल या कोई चीज़ बेचता है तो उसमें अगर कोई मेज कोई दराज में कोई धन जो छुपा हुआ किसी के यहाँ चला जाता है तो उसमें प्रश्न उठता है किसमें कब्जा किसका माना जाएगा। तो कब्जा उसने मेज बेची थी, ना कि धन या कोई दराज में कोई छुपा हुई चीज़, तो वो जिसने बेचा है उस व्यक्ति का ही कब्जा माना जाएगा। इसमें इस केस में आया था मैरी वर्सेस ग्रीन में। इसमें यह कहा गया था मेज बेची गई है, ना कि दराज में छिपा धन या सोना। अगर कोई अंगूठी किसी दराज में छुपी हुई किसी व्यक्ति को बेच दी जाती है, बाद में वो अंगूठी उस व्यक्ति को मिल जाती है तो वो खुश हो जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि इसमें कब्जा किसका माना जाएगा? कब्जा उस व्यक्ति का माना जाएगा जिसने कोई चीज़ बेची है, क्योंकि उसने मेज बेची थी, ना कि कोई दराज में छुपी हुई कोई धन या अंगूठी। इसको समझ लिए। अब आता है एल्कोना वर्सेस रेजर्स। इसमें कहा गया था कमरे की चाबी के कारण कब्जा किसका माना जाएगा? एक कोई होटल है, होटल में क्या हुआ कि किसी मैनेजर से मैंने चाबी ले लिया, चाबी लेकर उस होटल में रख लिया, तो वो कब्जा किसका माना जाएगा? वो कब्जा उस व्यक्ति का माना जाएगा जिसने कोई चाबी ली है, उस व्यक्ति का कब्जा ये आता है कि हिवर्ट वर्सेस मैक कियरन। इस केस में क्या हुआ था? गोल्ड वॉल केस के नाम से जाना जाता है। ये केस इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझिएगा। ये गोल्ड वॉल केस के नाम से जाना जाता है, हिवर्ट वर्सेस मैक कियरन। इस केस में क्या हुआ था कि खिलाड़ियों के द्वारा जो बॉल खेला जाता है उसमें क्या होता है, कुछ रेंज होती है कि इस रेंज के अंतर्गत अगर कोई बॉल खेलता है और अगर सपोज जस्ट उस रेंज के अगर बाहर वो बॉल में अगर कोई खेलते हैं, वो बॉल उस सड़क के उस पार गिर जाती है तो किसी व्यक्ति को मिल जाती है। जैसे उसको एग्जाम्पल समझते हैं, ये मान लीजिए एक बॉल, ये मैदान, ये पूरा मैदान है, इस मैदान में कुछ खिलाड़ियाँ खेल रहे हैं। इसमें क्या होता है, ये बॉल इससे बाहर आ गई, इस मैदान से इस सड़क के उस पार आ गई, इसमें ये व्यक्ति को ये बॉल मिल गई, ये ले जाता है। इसमें प्रश्न उठता है कि कब्जा किसका माना जाएगा? कब्जा इसमें इन खिलाड़ियों का ही माना जाएगा, क्योंकि ये बॉल ही उससे खेल है, इनका ही ये कब्जा माना जाएगा। इसमें यही कहा गया है हिवर्ट वर्सेस मैक कियरन में, गोल्ड वार्ड में, खिलाड़ियों को भले ही जानकारी ना हो लेकिन कब्जा उनका ही माना जाएगा, खिलाड़ियों के बारे में बोला गया है। रेग वर्सेस लिली। इस केस में क्या हुआ था कि भेड़ जा रही थी, एक व्यक्ति भेड़ ले जा रहा था, तो भेड़ जब जा रहा था तो भेड़ में क्या हुआ, किसी दूसरे की भी एक भेड़ मिल गई। वो क्या हुआ, भेड़ हाँकते हुए ले जा रहा था, उसको बेच दिया, तो ये क्या हुआ, एक तो चोरी हो गया। तो इसमें एक ये चोरी के बारे में माना जा गया है। अब ये आता 7वां पॉइंट, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
ये क्या होता है, रेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर कोई पूछे रेस्ट न्यूलेस और जस्ट ट्रस्टियाई, इसको बहुत अच्छे समझिएगा। इसमें क्या होता है कि तीसरा व्यक्ति वाद नहीं ला सकता है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जैसे ये क्या है, एक वाद में क्या होता है, एक वादी एक प्रतिवादी होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक संपत्ति है और इस संपत्ति में क्या होता है, ये ए है, ए वर्सेस बी, ए वर्सेस बी के मध्य कोई वाद चल रहा है। अब क्या होता है कि ये सी वर्सेस बी आते हैं। सी वर्सेस बी कहते हैं कि भाई ये जो संपत्ति है ये ए की ही है, बी की नहीं है। ये वाद कर देते हैं, सी कर देते हैं। तो भैया इनका कोई हित ही नहीं है, इनका कोई बात ही नहीं है, ये बेफालतू बीच में तीसरा व्यक्ति वाद नहीं ला सकता है। ए वर्सेस बी के मध्य कोई संपत्ति से कोई वाद चल रहा था, सी कहते हैं, सी वर्सेस बी में एक वाद लाते हैं, कहते भैया ये जो संपत्ति ये है ये ए की ही है, बी की नहीं है। ये सी वाद लाते हैं, ये अपना कुछ नहीं बता रहे हैं कि मेरा है कि नहीं है, ये दूसरे का बता रहे हैं। तो इनका कोई स्वार्थ, कोई हित नहीं है। तो यही कहा गया है तीसरा व्यक्ति वाद नहीं ला सकता। इसी को बोलते हैं जस्ट ट्रस्टियाई बोलते हैं। इसी को बोलते हैं, ये लिखने के लिए आता है जूरिस्प्रूडेंस ही नहीं, कोई अन्य विधि में भी लिखने के लिए आता है। तो एक जस्ट ट्रस्टियाई और एक रेस्ट न्यूलेस, ये दोनों को अच्छे से समझ लेना। इसको हमने आज के वीडियो में कब्जा आपका कंप्लीट हो गया है। तो जैसा भी हो हमको आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो मैंने कब्जा पढ़ाया वो कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। आप लोग अगर हमको बताएंगे, मोटिवेट करेंगे, इसी वजह से मैं अगला वीडियो भी बनाऊंगा। प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताएं।